मौर्योत्तर कालीन आर्थिक स्थिति। मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जा सकता है। इस काल में शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसी काल में अत्यधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। समुद्री व्यापार, सुदूर व्यापार का विकास हुआ। बंदरगाहों एवं नगर मार्गों का विकास हुआ और इसी काल में भूमि दान की अक्षय निधि प्रणाली की भी शुरुआत हुई। मौर्योत्तर काल में ही भू राजस्व का स्थायी दान इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के प्रमुख कारण का विवेचन यदि किया जाए तो कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास एवं रेशम मार्ग की खोज। जैसे रोम के साथ संबंध बने मौर्योत्तर काल के राजाओं से, चीन के राजाओं के साथ भी संबंध बने। फलतः व्यापारिक संबंधों का आदान प्रदान हुआ। राजनयिक आदान प्रदान तो हुए ही, बड़ी मात्रा में व्यापारिक संबंधों का भी आदान प्रदान हुआ और पारस्परिक व्यापार बढ़ा। एक अन्य कारण रेशम मार्ग की खोज, जिससे भी सुदूर व्यापार, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। हिप्पालस के द्वारा पश्चिमी एशिया से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। यह भी इस काल में व्यापारिक उन्नति का, आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख कारण रहा है। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का जुड़ाव होना भी आर्थिक संबंधों, आर्थिक विकास एवं व्यापारिक विकास का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा था। यह मार्ग उनके साम्राज्य से गुजरता था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से ही होने लगा। इससे पूर्व अधिकतर व्यापार स्थल मार्ग से होते थे। मौर्योत्तर काल की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इससे पूर्व के अधिकतर व्यापार स्थल मार्ग से संपन्न होते थे, जबकि मौर्योत्तर काल में नए नए व्यापारिक आयाम जुड़े। सुदूर देशों के साथ संबंध हुआ, समुद्री मानसून मार्ग की खोज हुई, रेशम मार्ग की खोज हुई। तो इस काल में मुख्यतः व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा। समुद्री देशों के साथ भारत का जुड़ाव हुआ और व्यापार समुद्री मार्ग से मुख्यतः होने लगा। मौर्योत्तर काल में शिल्पियों का भी विशेषीकरण हुआ। दीघ निकाय में 34, महावस्तु में 36 तथा मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के शिल्प व्यवसाय की चर्चा की गई है। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है।
शिल्पी नगर एवं गांव दोनों जगह निवास करते थे। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग होता था। पतंजलि के अनुसार मथुरा में शाटक नामक एक विशेष वस्त्र का उत्पादन होता था। उरायूर एवं अरिकमेडू से ईंटों के बने रंगाई के हौज प्राप्त हुए हैं। मगध वृक्षों के रेशों से बने वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बंग और पुंड्र क्षेत्र के मलमल को गंगई कहा जाता था। इस काल में लौह इस्पात की तकनीकी में भी भारी वृद्धि हुई। आंध्र क्षेत्र में करीमनगर तथा नालगोंडा जिला लौह इस्पात का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। भारतीय लौह इस्पात का निर्यात पार्थियाई और अबिसिनियाई बंदरगाहों से होता था। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी के अनुसार भारत में निर्मित लौह इस्पात की वस्तुओं को अरियाका अथवा काठियावाड़ से पूर्वी अफ्रीका भेजा जाता था। भारत ने सीसा ढालने की जानकारी ईसा की प्रथम सदी के आरंभ में प्राप्त की थी। नालगोंडा एवं कोंडापुर से मूर्तियां और उनके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। इस काल में हाथी दांत के निर्माण का उद्योग भी अधिक विस्तृत था। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान एवं रोम से मिली हैं। इस काल में लोहा मगध से, नमक पंजाब से, हीरा कश्मीर से, कोसल विदर्भ और कलिंग से प्राप्त होता था। तांबा राजस्थान से तथा मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्राप्त करते थे। इस काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति के होते थे। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। वे उन्नतिशील थे। उनकी समृद्धता, आर्थिक समृद्धता बढ़ गई थी और अपनी विशिष्ट पहचान के लिए एवं अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए भी शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया, अपना एक संगठन बनाया। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था और ये अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए ऐसा करना अनिवार्य भी था। अन्य वर्णों की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वैश्यों ने नए संगठनों को जन्म दिया जो श्रेणी, निगम, पूग और सार्थ कहलाती थी। श्रेणियां महाजन का भी कार्य करती थीं। ब्याज की सामान्य प्रचलित दर 1/4% अथवा 1.25% मासिक होती थी। इस काल में भारत और रोम के बीच व्यापार विकसित अवस्था में था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था और रोम से मुख्यतः स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। रोम निवासी मुख्यतः मसालों का आयात करते थे। काली मिर्च रोम में इतनी प्रसिद्ध थी कि इसे यवन प्रिय कहा जाता था। यहाँ गौरतलब है कि नाटक में पर्दा का आरंभ हिंद यवन लोगों के द्वारा किया गया था और जो पर्दा है उसको यवनिका के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार मिर्च काली मिर्च रोम में इतनी प्रसिद्ध थी कि इसे यवन प्रिय कहा जाता था। इसके अतिरिक्त लोहे की वस्तुएं, विशेषकर बर्तन, मलमल, मोती, कीमती पत्थर, हाथी दांत और पाकशाला की वस्तुएं रोम भेजी जाती थीं। कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जो चीन और मध्य एशिया से मंगाकर रोम भेजी जाती थीं। भारत चीन से कच्चे रेशम के धागे और रेशमी वस्त्र मंगाता था और इन वस्तुओं को भड़ौच अथवा भृगुकच्छ बंदरगाह से पश्चिमी देशों में निर्यात
किया जाता था। पेरिप्लस और टॉलमी के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत से रोम को तोता, शेर और चीता का निर्यात किया जाता था। बदले में रोमन लोग भारत को शराब के 2 हत्थे कलश और मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते थे। रोमन वस्तुएं पश्चिमी बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई स्थानों से खुदाई में मिली हैं। अरिकमेडु को पेरिप्लस में पेडुक कहा गया है। काबुल के पास बेग्राम से इटली, मिस्र और सीरिया में निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तक्षशिला में यूनानी, रोमन, कांस्य मूर्तियों के नमूने मिले हैं। भड़ौत के बंदरगाह से निवास के लिए सुंदर लकड़ियां लाई जाती थीं तथा अरब और मिस्र से घोड़े लाए जाती थी। व्यापारियों की भी अपनी श्रेणियां होती थी। जिस प्रकार शिल्पकारों की अपनी श्रेणियां होती थी, उसी प्रकार व्यापारियों की भी अपनी श्रेणियां होती थी। व्यापारिक कारवां के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। क्रेता और विक्रेता के मध्य सौदेबाजी पणितव्य कहलाती थी। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी बढ़ते हुए क्रम में इस काल के बाट होती थी। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह जैसे सोपारा पश्चिमी तट में, भड़ौच गुजरात में, देवल सिंध में, पोलूरा उड़ीसा तट में, चौल, नौरा, टिडीस, मुजरिस केरल तट में, कोरकई, पुहार अथवा कावेरीपट्टनम, नागपट्टनम तमिल तट में, मसूलीपट्टनम, कौंडेक, साइला एवं निट्रिंग आंध्र तट में ये प्रमुख बंदरगाह थी। इस काल में विभिन्न प्रकार के सिक्के भी प्रचलित थे। सोने के सिक्के निष्क, दिनार, स्वर्ण एवं पल कहलाते थे। चांदी के सिक्कों को शतमान कहा जाता था। तांबे के सिक्के कांकड़ी कहे जाती थी और सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि धातुओं का भी जो सिक्का होता था उसे मौर्य काल की ही तरह मौर्योत्तर काल में भी कारशापड़ कहा जाता था। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जिन पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक ओर यूनानी भाषा एवं लिपि में तथा दूसरी ओर प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में। उन्होंने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने का सिक्का वजन में 133 ग्रेन का होता था। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन का होता था। कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध, ब्राह्मण एवं ईरानी देवताओं के चित्र मिलते हैं। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए और सातवाहन शासकों के सिक्के पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर 2 मस्तूल वाले जहाज व यज्ञ और सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चित्रण अंकित है, जो उनके उस काल में, सातवाहन काल में समुद्री व्यापार की संलग्नता और समृद्धता का द्योतक है। इस काल में जैसे सातवाहन शासकों के लिए भी समुद्री व्यापार अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। समुद्री व्यापार संपन्न था, सुदृढ़ था और इसीलिए ये इस बात से पता चल जाता है कि उनके सिक्कों पर मछली, जहाज, शंख का चित्र होना, ये सब इंगित करता है कि सातवाहन काल में समुद्री व्यापार का विशेष महत्व था। इस प्रकार मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जा सकता है।